सो हेलो एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज का टॉपिक है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जानने से पहले मैं ये बता दूं कि ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे और हर एक फैक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है कि कौन सी कमेटी के हेड कौन थे, इन्होंने क्या कह दिया था, ये डोमिनियन एक्सेप्ट हुआ था कि नहीं इस प्लान में। बहुत सारी चीज़ें हैं, पूरा ध्यान से सुनिएगा। मे बी ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए बट कोई नहीं, वी विल सी। सो जब भी बात आती है कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनने की तो सबसे पहला नाम आता है एम एन रॉय का। एम एन रॉय का नाम सब कोई जानता होगा। मतलब बहुत ही अच्छे लीडर थे ये, कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट विचारधारा के। बट ऐसा ऑफिशियली बोला जाता है कि इन्होंने ही सबसे पहले कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की मांग रखी थी। बट उनके पहले भी उतना रिकॉग्निशन नहीं मिला था। बहुत सारे लोग इस पे काम किए थे, जिसमें पहला नाम आता है बाल गंगाधर तिलक साहब का। उन्होंने एक स्वराज बिल लाया था। वो वैसे तो ऑफिशियली कोई बिल नहीं था बट स्टिल वो काम कर रहे थे इस पे। एनी बेसेंट थी, एनी बेसेंट ने भी मतलब होम रूल लीग और ये सब मूवमेंट स्टार्ट कर रखा था, तो बहुत पहले से ये बात चल रही थी। बट एम एन रॉय को पहला ऐसा व्यक्ति माना जाता है जो मतलब ऑफिशियली वो उन्होंने मांग रखी थी। दूसरी चीज, कांग्रेस। कांग्रेस ने 1935 में अपने सेशन में ये बात उठाई थी कि हमें अपनी खुद की ये कंस्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। ओके। अब कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की मांग चल ही रही थी, बीच में क्या होता है कि वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हो जाता है। वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट होने के बाद अब ब्रिटेन को चाहिए सैनिक। कहाँ से? इंडिया से। तो इंडियंस को वो अपीज करना स्टार्ट कर देते हैं, तो अगस्त ऑफर लेके आते हैं। अगस्त ऑफर कौन लेके आता है? वाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगाउ। क्यों लाया गया? ब्रिटेन इंटर्ड वर्ल्ड वॉर टू। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज हैज रिजाइंड इन 1939। सब कोई रिजाइन कर दिया था और ब्रिटेन को इंडिया का कॉपरेशन चाहिए था क्योंकि बिना इंडिया के वो जापान से नहीं लड़ पाता। बट जो मेन प्रोविजंस थे उस अगस्त ऑफर के, वो एक्सेप्ट नहीं किए गए थे इंडिया द्वारा। क्यों नहीं किए गए थे? क्योंकि सबसे पहले तो ये कहता था, जो प्लान था कि डोमिनियन स्टेटस देंगे, सबसे पहले यही ही रिजेक्ट कर दिया क्योंकि हमने पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन ऑलरेडी कर रखा था कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, हमको आपका डोमिनियन नहीं बनना है। दूसरी चीज ये लेके आए थे कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक्सपेंड किया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा इंडियंस को रखा जाएगा, बट जो मेन पोजीशन होगी वो ब्रिटिशर्स अभी भी रख रहे थे, तो ये भी इंडिया को एक्सेप्ट नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन बाय इंडियंस, इंडियन वुड फ्रेम देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द वॉर। वॉर के बाद की बात कही गई थी। और जो माइनॉरिटीज कंसेंट होगा, मतलब वो भी उनके अप्रूवल के बिना कुछ भी काम नहीं किया जाएगा, तो कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया। मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया। कांग्रेस ने क्यों रिजेक्ट किया? कि इमीडिएट ट्रांसफर नहीं था और डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए था, हमें हमें पूर्ण स्वराज चाहिए था। मुस्लिम लीग ने क्यों किया? क्योंकि उनको सेपरेट पाकिस्तान चाहिए था, शुरू से ही लड़ रहे थे वो उसके लिए। सो दिस वाज द फर्स्ट ऑफिशियल ब्रिटिश एक्सेप्टेंस दैट इंडियंस वुड फ्रेम देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि पहली बार कब एक्सेप्ट किया गया था? तो अगस्त ऑफर के द्वारा। इसीलिए पहला मैं इसको इसीलिए रखा हूँ क्योंकि सबसे पहली बार यही एक्सेप्ट किया गया था। दूसरा फिर आता है, उसको जब रिजेक्ट कर दिया जाता है तो ये विंस्टन चर्चिल साहब बहुत ही टेंशन में पड़ गए कि अब क्या किया जाए, क्योंकि वॉर चल रहा था उस वक्त। और जो जापान था, मतलब जापान एडवांस कर गया था पूरा इंडिया की तरफ और अपनी सेना लेके खड़ा था। अब वॉर कभी भी स्टार्ट हो सकता था और इंडिया का कॉपरेशन नहीं रहता तो ये लोग हार जाते। बट इसमें भी वही बात की गई थी कि डोमिनियन स्टेटस आफ्टर वॉर और कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाइए आप, बट जो डिफेंस होगा वो डिफेंस, इन्होंने कहा था कि आपका डिफेंस जो होगा वो ब्रिटेन के हाथ में रहेगा। तो सबसे पहले इसको मतलब क्रिटिसाइज गांधी जी ने किया था, बोला था दिस इज अ पोस्ट डेटेड चेक। मतलब चेक तो है और ऑलरेडी ऐसे बैंक का चेक है जो बैंक क्रैश कर रहा है, मतलब किसी एक बैंक वो क्रैश कर रहा है उसका चेक है और वो भी फ्यूचर का। ये बैंक क्रैश कर जाएगा जो फ्यूचर डेट आएगी जब तक। ओके। और बात यही थी कि डिफेंस रिमेन अंडर ब्रिटिश कंट्रोल, तो दोनों रिजेक्ट कर दिया था। मुस्लिम लीग ने भी रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि वहां पे भी क्लियर प्रॉमिस नहीं था पाकिस्तान का। ओके। ये फर्स्ट कॉन्क्रीट ब्रिटिश प्रपोजल, मतलब वही फर्स्ट कॉन्क्रीट पहली बार हुआ कि एक्सेप्ट किया गया कॉन्क्रीट रूप में कि एकदम प्रॉपरली वो लेके आए। फिर आता है वेवल प्लान। अब वेवल साहब को मतलब भेजा गया था अगेन, इसीलिए कि वो वर्ल्ड वॉर टू खत्म होने वाला था बट स्टिल कांग्रेस और मुस्लिम लीग में झगड़ा चल रहा था। कुछ कह रहे थे कि नहीं हमें सेपरेट चाहिए, कुछ उसमें ये कह रहे थे कि सेपरेट नहीं चाहिए। इवन गांधी जी भी इसके पूरी तरह खिलाफ थे कि वो सेपरेट सेपरेट इंडिया को दो पार्ट में बिल्कुल नहीं करना चाहते थे, कम्युनल लाइंस के बेसिस पे। सो जब ये बात चली रही थी तो वो लेके आए कि रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, मोस्ट मेंबर्स वुड बी इंडियन और इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा, मतलब कि पैरिटी बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। बट ये सबसे कंट्रोवर्शियल था कि भाई इक्वल रिप्रेजेंटेशन कैसे दे सकते हो जब हमारी पॉपुलेशन अलग अलग है। उसके बाद हुआ एक शिमला कॉन्फ्रेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हुआ था टू डिस्कस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये जो प्लान आया था उसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में डिस्कस करने के लिए कांग्रेस भी थी, मुस्लिम लीग भी थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट भी थी। पर ये भी फेल हो गया था। इशू क्या था कि हु वुड रिप्रेजेंट मुस्लिम, जिसमें मुस्लिम लीग का कहना था कि ओनली द पीपल ऑफ मुस्लिम लीग, द लीडर्स ऑफ मुस्लिम लीग कैन रिप्रेजेंट मुस्लिम्स। बट कांग्रेस का स्टैंड था कि एनी मुस्लिम कैन रिप्रेजेंट द इंडियन मुस्लिम्स। ओके। तो वो भी फेल हो गया। उसके बाद लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है कैबिनेट मिशन, वो आया हमारा 1946 में,
1946 में 3 बंदे, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये 3 लोग लेके आए थे क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से, और मतलब इंडियन कॉलोनी को मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो गया था, बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेशन था वॉर के बाद ब्रिटेन में, तो उनको समझ में आ गया था कि नहीं, अब इंडिपेंडेंस देना ही पड़ेगा। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने की मांग एक्सेप्ट कर लिए थे। कंपोजिशन ये था कि 389 मेंबर्स होंगे उसमें, ब्रिटिश इंडिया से 296 और प्रिंसली स्टेट से 93। ओके, और ग्रुपिंग की जाएगी स्टेट की, प्रोविंसेस की, कि मद्रास, बॉम्बे, अलग अलग ऐसे प्रोविंसेस की ग्रुपिंग होगी, और एक फेडरल यूनियन होगा जिसमें स्ट्रॉन्ग सेंटर होगा, और सेंटर के पास डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन, ये 3 चीजें स्टेट, मतलब वही सेंटर अपना रिटेन करेगा ये पावर। बट सबसे जो कंट्रोवर्शियल पॉइंट था, रिजेक्शन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान को अभी भी कोई भी एक्सेप्टेंस नहीं मिला था। सो वो इससे चिढ़ गया पाकिस्तान। शुरुआत में तो एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ठीक है, अलग होगा, बाद में हम इससे इनसे अलग करा लेंगे, पहले पाकिस्तान से छूटे, बस बाद में उन्हें समझ में आ गया बट कि कुछ भी हमें सेपरेट पाकिस्तान नहीं मिलने वाला है। सो डायरेक्ट एक्शन डे वाज परफॉर्म ऑफ दिस वाज द रिपरकशन ऑफ दिस प्लान। ऐसे क्वेश्चन बनता है कि क्यों हुआ था, तो अगेंस्ट द कैबिनेट मिशन प्लान। सो इसमें क्या हुआ था, लार्ज स्केल पे कम्युनल राइट्स हुए थे, कैलकाटा किलिंग्स हुई थी, उसके बारे में बाद में जानेंगे। ओके, तो ये टॉपिक यहीं हुआ समाप्त। कौन सा टॉपिक, पूरा टॉपिक नहीं, बस ये ब्रिटिश प्लान्स। उसके बाद आता है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, उसको जानेंगे। तो सबसे पहले इलेक्शन हुए 1946 में, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वही जो 389 मेंबर्स वाली थी, जिसमें से 296 जो प्रोविंसेस से आने थे, इनके इलेक्शन होंगे, पार्टली इलेक्शन और पार्टली नॉमिनेशन। इसकी बात की गई थी कि प्रिंसली स्टेट नॉमिनेट करेंगे और इलेक्शन किस में होगा, प्रोविंसेस में होगा। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद आता है कि 1946 में पहली मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, उसमें टेम्पररी प्रेसिडेंट डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, और राजेंद्र प्रसाद उसके बाद परमानेंट प्रेसिडेंट बने थे। तब 9 दिसंबर को पहली मीटिंग होती है, 11 को राजेंद्र प्रसाद साहब को बना दिया जाता है प्रेसिडेंट, और एच सी मुखर्जी साहब को वाइस प्रेसिडेंट। उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव्ड बाय जवाहरलाल नेहरू। अब पहले ये समझ लेते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था क्या। मूव्ड बाय जवाहरलाल नेहरू ऑन 22 जनवरी 1947। ओके, ये अडॉप्ट किया गया था इस डेट को, बट लाया इस डेट को गया था। इसमें क्या था, वही बात की गई थी जो अभी आप प्रेम्बल में देखते हैं, मोस्टली वही चीजें कि सोवरेन होगा, सोशलिस्ट होगा, रिपब्लिक होगा, इंडिपेंडेंट तो होना ही था, तब ये बात लिखी गई थी। बाद में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, तो जब इंडिपेंडेंट हो गया था तो उसमें से ये बात हटा दी गई। और ऑल पावर एंड अथॉरिटी शेल कम फ्रॉम द पीपल, वहां लिखा ना वी द पीपल ऑफ इंडिया, वो बात यहाँ है। और ये 3 तरह के जस्टिस की बात की गई है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, अ कॉन्स्टिट्यूशन शेल बी फ्रेम्ड फॉर अ यूनियन ऑफ इंडिया विच विल बी फेडरल इन स्ट्रक्चर, इंडिया इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, ये बात लिखी है आर्टिकल 1 में, वही बात ये प्रूव करता है। और एडिक्वेट प्रोटेक्शन शेल बी प्रोवाइडेड फॉर माइनॉरिटीज, बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरियाज, उनके लिए अलग से कानून बनाए जाएंगे, उनको पूरी तरह उनके कल्चर को प्रोटेक्ट किया जाएगा, किसी भी तरह का अनसस्टेनेबल हार्म उनके साथ नहीं किया जाएगा। ओके, मे बी थोड़ा बहुत कल्चर में चेंजेस हो सकते हैं, दैट्स व्हाई आई कोटेड अनसस्टेनेबल। ओके, द इंटीग्रिटी ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी प्रिजर्व्ड, कोई भी बाहरी आक्रमण नहीं कर सकता है। इंटीग्रिटी ऑफ द मतलब वो लिखा है ना, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, वो फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, वहाँ ये वाली बात वहाँ कही गई थी। वैसे ये इंटीग्रिटी वर्ड बाद में ऐड किया गया था बाई द 42nd अमेंडमेंट। सो इंडिया शैल कंट्रीब्यूट टू वर्ल्ड पीस एंड द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी, इतनी बात ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो कि नेहरू जी लेके आए थे, जो कि बाद में प्रियम्बल बना था, इतनी सारी बातें इन्होंने कही थी। अब आती है बात, ये अडॉप्ट हो गया था 22 जनवरी को। 3 जून को आता है माउंटबेटन प्लान, जिसमें 2 डोमिनियन की बात की जाती है, वही जो हम लोग पीछे डिस्कस किए हैं, 3 जून प्लान। ओके, 3 जून प्लान डिस्कस नहीं किए हैं शायद, ओके अभी डिस्कस कर ले। 3 जून को एक डेट रखी थी किन्होंने, एटली साहब ने 3 जून को एक मीटिंग बुलाई थी, उसमें ये अनाउंस कर दिया था कि देयर विल बी 2 डोमिनियंस ऑफ इंडिया, वन विल बी पाक, वन विल बी इंडिया, अगर वो चाहे तो। और मतलब जो प्रिंसली स्टेट्स हैं पंजाब के और बांग्लादेश के, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में डिवाइड होना था, उनको पूरी तरह आज़ादी थी कि वो किसको ज्वाइन करना चाहते हैं, ये खुद से डिसाइड कर सकते हैं। कई जगह लोगों से भी पूछा जाएगा रेफरेंडम के द्वारा। ये सारी चीजें 3 जून को डिस्कस होकर माउंटबेटन प्लान के रूप में आ गई थी इंडिया के पास। फिर 15 अगस्त को पार्टीशन और इंडिपेंडेंस दोनों हो जाता है। हमारा जो 389 सीट था वो डिक्रीज होकर 289 रह गया था। अब यहाँ पे इतने पे इलेक्शन होंगे। 22 जुलाई, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। तिरंगा झंडा जो हम देखते हैं 15 अगस्त को जो लेके घूमते हैं, 26 जनवरी को जो लेके घूमते हैं, हर जगह हर ऑफिस में आप देखे होंगे। सो 3:2 आई गेस ये रेशियो होता है। पिंगली वेंकैया साहब ने डिजाइन किया था। उसके बाद 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का फॉर्मेशन हो जाता है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के लिए। 21 फरवरी को फर्स्ट ड्राफ्ट ये लोग लेके आ भी जाते हैं 1948 में। और फर्स्ट ड्राफ्ट लाने के बाद डिबेट के लिए 4 नवंबर को, इतना टाइम 8 महीना दिया गया था लोगों को ये देखने में की गलती है क्या चाहिए उन्हें, ये सारी चीजें करने के लिए 8 महीने का टाइम दिया गया था। 4 नवंबर 1948 को डिबेट के लिए इंट्रोड्यूस किया जाता है, कहाँ, सो असेंबली में इंट्रोड्यूस किया जाता है, वहाँ जो लीडर्स थे। और नवंबर 1948 से अक्टूबर 1949 को आर्टिकल बाई आर्टिकल डिस्कशन होता है। 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया जाता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, बट वेट किया जाता है अप टू 26 जनवरी 24 जनवरी 1950 को, जस्ट 2 days बिफोर द अडॉप्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
कॉन्स्टिट्यूशन वॉज साइंड बाय द मेंबर्स, नेशनल एंथम अडॉप्ट किया जाता है, नेशनल सॉन्ग को रिकॉग्नाइज किया जाता है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट कर दिया जाता है। इतनी बात क्लियर है। अब जब बात आती है नेशनल सिंबल्स की, नेशनल फ्लैग 22 जुलाई बाई पिंगली वेंकैया, नेशनल एंथम 24 जनवरी क्या है, जनगण मन। अब नेशनल सॉन्ग जो है वो 24 जनवरी सेम डेट, वो वंदे मातरम है। ओके, एंड बोथ वर गिवन इक्वल ऑनर। ऐसा नहीं है कि नेशनल एंथम पे ही खड़े होना या नेशनल एंथम को ही इज्जत देनी है, दोनों को बराबर देनी है। ओके, अब कुछ की फैक्ट्स हैं, जैसे ओरिजिनल स्ट्रेंथ कितनी थी 389, पार्टीशन के बाद कितनी रह गई 299, फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी 9 दिसंबर, परमानेंट प्रेसिडेंट किसको इलेक्ट किया गया था, ये अपने 11 दिसंबर को। तो अगर 11 दिसंबर की बात की जा रही है तो सिंपली बात की जा रही है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया जा रहा था, मतलब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने की मांग हो रही थी, उसके जस्ट पहले सच्चिदानंद सिन्हा को ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ सीनियोरिटी उनको ये पद दिया गया था कि आप हेड करिए, बट इलेक्ट करके ले आए थे वो इसको, राजेंद्र प्रसाद साहब को। बाद में वो इंडिपेंडेंस के बाद फिर बने थे। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब आया था, 13 दिसंबर 1946। कब अडॉप्ट हुआ था, 22 जनवरी 1947। ड्राफ्टिंग कमेटी कब फॉर्म हुई थी, 29 अगस्त। कितने मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी में, 7, आगे जानेंगे। फर्स्ट ड्राफ्ट कब आया था, 1948 में। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 1948 में। टोटल सिटिंग कितने दिन की थी, 165। कितने सेशन थे, 11 सेशन। कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब हुआ था, इस डेट को। कॉन्स्टिट्यूशन साइन कब हुआ था, 24 जनवरी, सेम डे जब फ्लैग सॉरी जब ये अपना नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट हुआ था, सेम डे पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन साइन हुआ था और केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी, मार्किंग द मतलब ये जो अपना पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन है, इसी डे को ऑनर करने के लिए हम वेट किए थे। ओके, सी 26 जनवरी 1930 को हम लोग ऐसा डिक्लेयर किए थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, मतलब नेहरू साहब और बाकी लोग जो भी उस वक्त के मेन लीडर थे, कि जब तक इंडिपेंडेंस नहीं मिल जाएगी हम लोग इसी डेट को अपना इंडिपेंडेंस मान के सेलिब्रेट करेंगे। इसीलिए इस डेट को ऑनर करने के लिए, वैसे एक्चुअल में तो 15 अगस्त को मिल गया था तो उसको इंडिपेंडेंस डे बना दिया था, बट इस डे को ऑनर करने के लिए इसको रिपब्लिक डे बना के ऑनर किया गया। ओके, फ्रॉम इलेक्शन टू इन्फोर्समेंट दिस जर्नी ऑफ नियरली 2 years 11 month 18 days को ऐसे याद करिए कि 3 साल में बस 12 दिन कम थे, इतना टाइम लगा था। ओके, तो वैसे तो हम कंपोजिशन ऑलरेडी देख चुके हैं, बट एक बार फिर से इसको देखेंगे। सो ओरिजिनल स्ट्रेंथ मतलब टोटल स्ट्रेंथ हमारी 389 थी, जिसमें से 93 प्रिंसली स्टेट थे और ब्रिटिश इंडिया की 296 सीटें थी। बट अब ये 296 सीटें होने के बाद, अब पहले सबसे पहले जान लीजिए इस 296 सीट्स में हिंदूज, मुस्लिम, सिख्स, यूरोपियंस, एंग्लो इंडियंस, इंडियन क्रिश्चियंस, शेड्यूल कास्ट, सबको रिप्रेजेंटेशन दिया गया था। और प्रिंसली स्टेट्स का था कि वो अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको नॉमिनेट करेंगे और उनके लिए कोई इलेक्शन नहीं होने वाला था, मतलब पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड। इट वाज लाइक दैट, दी सीट 389 सीट्स। बट पार्टीशन के बाद 1947 के बाद जब इंडिपेंडेंस एक्ट आ गया, उसके बाद सिर्फ 299 मेंबर्स रह गए हमारे। अब उन 299 मेंबर्स का जब चुनाव हुआ, तो चुनाव के बारे में जानते हैं कि दैट वाज इनडायरेक्ट इलेक्शन। ओके, डायरेक्टली इंडिया मतलब सिटीजन्स नहीं पार्टिसिपेट कर रहे थे, उसके लिए अलग एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया गया था। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यू ऑल नो दैट व्हाट इट इज। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये वही है कि उसमें रैंकिंग दी जाती है 1 2 3 कैंडिडेट्स को। और 1 सीट पर 10 लाख, 10 लाख लोगों पे एक सीट थी। कम्युनिटीज रिप्रेजेंटेड, हिंदूज, मुस्लिम, सिख्स, यूरोपियंस, एंग्लो इंडियंस, इंडियन क्रिश्चियंस, शेड्यूल कास्ट। हिंदूज में हिंदूज भी थे, बुद्ध भी थे, बुद्धिस्ट भी थे और जैन्स भी थे। ठीक है, अब जब अलॉटमेंट ऑफ सीट हुआ तो जनरल मतलब हिंदूज को 163, मुस्लिम्स को 73, सिख्स को 13, इंडियन क्रिश्चियन को 8, शेड्यूल कास्ट को 30, यूरोपियंस को 3, मतलब ऐसे सीट्स उनको दी गई। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि मुस्लिम की सारी सीटें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की नहीं है। ओके, जस्ट अंडरस्टैंड दिस, ये नंबर इक्वल है बट सारी सीटें सेम नहीं है। कुछ मुस्लिम सीटें आईएनसी से भी लड़ी जा रही थी। तो जब चुनाव हुआ तो आईएनसी को मिले, मतलब नेशनल कांग्रेस को मिले 260 सीटें और मुस्लिम लीग को मिली 73, अदर्स को मिली 15। कांग्रेस वॉन विथ ह्यूज मेजोरिटी। अब ये जीतने के बाद जब उन्होंने एक सरकार बनाई, उसको बोलते हैं इंटरिम गवर्नमेंट। उस इंटरिम गवर्नमेंट के बारे में बाद में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि मेजर कमिटीज कौन कौन सी थी। मेजर कमिटीज हेल्ड बाई जवाहरलाल नेहरू। यूनियन पावर्स कमेटी के हेड थे, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड थे और स्टेट कमेटी के, जहां भी यूनियन दिख जाए वहां जवाहरलाल नेहरू थे। राजेंद्र प्रसाद रूल्स ऑफ प्रोसीजर प्रेसिडेंट थे, तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर में इनका होना बहुत ही जरूरी था और प्रेसिडेंट थे इसीलिए स्टीयरिंग कमेटी में भी ये थे। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल को सबसे बड़ा मतलब इस चीज में माना जाता है कि उन्होंने सारे प्रोविंसेस को इकट्ठा किया था। तो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड थे, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, और के भी थे बट ये मेन है। बी आर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। ड्राफ्टिंग कमेटी क्या थी, 29 अगस्त 1947 को सेटअप किया गया था। 7 मेंबर थे, कौन कौन से, बी आर अम्बेडकर चेयरमैन थे, गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, ये सारे नाम याद होने चाहिए।
सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ये तो थे जो अनचेंज थे। अब बात आती है दो लोगों की जो थे BL मित्तर, इनको रिप्लेस किया था माधव राव ने क्योंकि इनकी तबीयत खराब हो गई थी बीच में। DP खेतान साहब की डेथ हो गई थी तो इनको रिप्लेस किया था कृष्णमचारी साहब ने। पहला ड्राफ्ट आ गया था फरवरी 1948 को और दूसरा ड्राफ्ट आया था अक्टूबर 1948 को। 8 महीने का पीरियड दिया गया था इंडियन लोगों को देखने पढ़ने सोचने के लिए। यहाँ देखिए फर्स्ट ड्राफ्ट 1948, 8 months to discuss the draft and suggest amendments. Based on this, the drafting committee prepared a second draft. जो भी अमेंडमेंट किए गए उसके हिसाब से एक सेकंड ड्राफ्ट प्रिपेयर किया गया। ड्राफ्टिंग कमिटी took 141 days, मतलब लेस देन 6 months टू प्रिपेयर इट्स ड्राफ्ट। जब भी ये अमेंडमेंट सजेस्ट कर दिया तो लेस देन 6 month में फिर से ड्राफ्ट प्रिपेयर करके आ गया। बी आर अम्बेडकर बहुत ही उसमें नोन व्यक्ति थे। बी आर अम्बेडकर को फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। दूसरी चीज बी आर अम्बेडकर साहब की ये है कि वो मतलब बहुत ही नॉलेजेबल आदमी थे। उनके पास कई सारी लॉज की डिग्री थी और भी कई चीज़ों की डिग्री थी। उनकी आर्गुमेंटेटिव पावर भी काफ़ी अच्छी थी। तो दैट्स वाई ही वाज मेड द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। माइनर कमिटीज के बारे में जानेंगे। फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी के हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाउस कमेटी के पत्ता भी सीतारमैया। ये सारे नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारी कमिटीज इंपॉर्टेंट है। मैंने सिर्फ वही डाले हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सब रटे होने चाहिए। क्रेडेंशियल कमेटी के हेड थे अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के KM मुंशी। कमेटी ऑन फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली GV मावलंकर साहब। कमेटी ऑफ चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस पत्तावी सीतारमैया। एक्सपर्ट कमेटी ऑन फाइनेंशियल प्रोविजंस ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन नलिनी रंजन सरकार। लिंग्विस्टिक प्रोविजन ये SK धार, बाद में भी आएगा इनका नाम। स्पेशल कमेटी टू एग्जामिन टू ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जवाहरलाल नेहरू और प्रेस गैलरी कमेटी उषा नाथ सेन। नेशनल फ्लैग फिर से बात करते हैं। नेशनल फ्लैग कमेटी के हेड थे राजेंद्र प्रसाद। सुप्रीम कोर्ट जो एडहॉक कमेटी बनाई गई थी उसके हेड थे S वरदाचारी। ये असेंबली मेंबर नहीं थे, मतलब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का हिस्सा नहीं थे, बट एडहॉक कमेटी के हेड थे। जो सिटीजनशिप पे बनी थी उसके भी वरदाचारी थे। सो ये जो चेंजेस मेड बाय इंडिपेंडेंस एक्ट हुआ था, ये सोवरेन बॉडी हो गया था इंडिया। कोई भी एक्सटर्नल पावर अब हम पे डिक्टेट नहीं कर सकती थी। दो फंक्शन परफॉर्म करना था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को, और ये असेंबली वाज आल्सो मेड फुल सोवरेन बॉडी। तो मतलब जो हमारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, ऐसा बोला जाता है कि अभी की पार्लियामेंट हमारी सोवरेन बॉडी नहीं है। सोवरेन बॉडी कौन सी थी? पहली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। क्योंकि अभी की पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ला सकते हैं, थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं, बट दे कांट फुल्ली मेक अ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन। तो दैट्स वाई जो पहली असेंबली थी उसको फुल्ली सोवरेन बॉडी बोला जाता है। दो फंक्शन परफॉर्म करने थे, पहला लेजिस्लेटिव और दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी। तो जब लेजिस्लेटिव पर परफॉर्म करते थे अपना फंक्शन तो इसके हेड थे GV मावलंकर, और कॉन्स्टिट्यूएंट जब परफॉर्म करते थे जैसे कि बैठ के लॉज बनाते थे तो उसके हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फर्स्ट पार्लियामेंट, सो ये फर्स्ट पार्लियामेंट बना था हमारा। ड्यूरेशन ऑफ डुअल फंक्शन, दीज टू फंक्शन कंटिन्यूड टिल 26 नवंबर 1949, जब तक कि कंप्लीट नहीं हो गया था, उस पर साइन नहीं हो गया था। मुस्लिम लीग के विथड्रॉल के बाद 389 सीट नहीं 299 सीट्स बची थी। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कंप्लीट सोवरेनिटी इंडिपेंडेंस एक्ट ने दिया था। दोनों फंक्शन थे। इट एक्टेड एज द फर्स्ट पार्लियामेंट और स्ट्रेंथ इज रिड्यूस। यहाँ से चार बातें याद करके जाइएगा। अब कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म एक्स्ट्रा किए गए थे? नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया था इन्होंने, इसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। इंडिया की मेंबरशिप कॉमनवेल्थ से रेटिफाई कर दी थी। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है मई 1949 में। नेशनल सॉन्ग अगेन 24 जनवरी। राजेंद्र प्रसाद को कब इलेक्ट किया था? 24 जनवरी 1950। ये आफ्टर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, जब हमें एक्सेप्ट मतलब अडॉप्ट कर लिया था, एनेक्ट करना बाकी था। सो मतलब कि हमारा ड्राफ्ट पूरा कंप्लीट हो गया था। तो 24 जनवरी, जस्ट 2 days बिफोर दी रिपब्लिक डे, फर्स्ट रिपब्लिक डे, राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बना दिया गया था और फाइनल सेशन भी सेम डे हुआ था। इस दिन और भी चीजें हुई थी। नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम इसी दिन अडॉप्ट किया गया था। एंड देन प्रोविजनल पार्लियामेंट को फंक्शन करना था जब तक कि नई सरकार नहीं बन जाती है। ओके, टोटल सेशन कितने हुए थे? 11। कितना टोटल टाइम लगा था? 3 साल में 12 दिन कम। कितना टोटल खर्चा आया था? 64 लाख का। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर्ड फॉर 114 दिन। और यहाँ लिखा है कि कौन कौन सी कंट्री को कितना टाइम लगा था। सबसे ज्यादा टाइम मुझे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का ही दिख रहा है, अबाउट 9 years। सो इंडिया को अगेन 3 साल में 12 दिन कम लगे थे। USA सिर्फ 4 months में हो गया था। अब बात आती है इनेक्टमेंट एंड एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। जैसे ये चीजें ऊपर भी डिस्कस हो चुकी हैं, बट ये रिवाइज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। डेट कब एडॉप्शन का क्या है? 26 नवंबर। एनेक्टमेंट का क्या है? 1950, 26 जनवरी। इस डेट को पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन हुआ था, उसी को ऑन करने के लिए ये डेट सेलेक्ट की गई थी। आउट ऑफ टोटल 299 मेंबर्स, 284 मेंबर्स वर प्रेजेंट एंड साइन द कॉन्स्टिट्यूशन। 299 सीट्स थी हमारी, जिसमें से 284 ने साइन किया था। और इसमें क्या लिखा है कि मेजर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। और जब ये अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन तो इसमें 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। अभी 12 शेड्यूल्स हैं। प्रियम्बल वाज एनेक्टेड आफ्टर द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन, एंड मतलब प्रियम्बल जो था हमारा, जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हो गया था उसके बाद इसको अडॉप्ट किया गया था।
और एनेक्ट किया गया था। प्रोविजंस दैट केम इनटू फोर्स ऑन, जैसे ही हमारा ये ड्राफ्ट कंप्लीट हुआ था, हमने अडॉप्ट कर लिया था 26 नवंबर 1949 को, तुरंत ये सारी चीजों के प्रोविजन आ गए थे। कौन कौन सी? सिटीजनशिप, इलेक्शन, प्रोविजनल पार्लियामेंट, टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस एंड शॉर्ट टाइटल्स। उसके बाद 26 जनवरी 1950 के बाद पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था हमारा फोर्स में। अब कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। एक्सपर्ट कमेटी के, एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी टू प्रिपेयर द मटेरियल, की जो भी मटेरियल यूज होगा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में उसके लिए। उसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। उसमें ये सारे लोग प्रेजेंट थे। डॉक्टर गेडगिल साहब भी थे, जिनका फॉर्मूला हम फॉलो करते हैं। और कंक्लूजन ये पढ़ लीजिएगा एक बार, अगर आपको थोड़ा और समझना होगा चीज़ें कि क्यों लानी ज़रूरी थी, क्या क्या लाना ज़रूरी था। मतलब ये एक तरह से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए है। ओके, तो ये वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू।